हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फोन से स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 7। कौन सा? चैप्टर 7। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो गए अपने घर पे, मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। और दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये आपके सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ अच्छी पॉइंट्स बताऊंगा कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। और नेक्स्ट जो प्रीवियस जो मेरी वीडियोस थी 6th चैप्टर की, 5th चैप्टर की, फिर 4th चैप्टर की, वो सब वीडियोस भी जाके एक बार आप देख लो कि उससे भी आपको थोड़ा जो प्रीवियस चैप्टर में जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, आप और अच्छे ढंग से उसको किसी से शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो है। आज का चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। वीवर्स का मतलब होता है बुनकर, बुनकर मतलब जो कपड़ा बुनते हैं, ठीक है। आयरन स्मेल्टर्स का मतलब है वो लोग जो आयरन मतलब लोहे के खदानों में या फिर लोहे का जो काम करते हैं, जिसे हम लोहार भी कहते हैं, वो आयरन स्मेल्टर्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद है फैक्ट्री ओनर्स। फैक्ट्री ओनर्स का मतलब होता है फैक्ट्री के मालिक। ओनर का मतलब मालिक, जो उसका मालिक है, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको पॉइंट्स को सबको डिस्कस करते हैं। इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। अब देखो, इंडियन टेक्सटाइल का मतलब है कपड़ा उद्योग। क्या मतलब है? कपड़ा उद्योग, ठीक है। टेक्सटाइल वर्ड जब भी आपके साथ आपके सामने आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा उद्योग। तो इंडियन टेक्सटाइल एंड दी वर्ल्ड मार्केट की जो भारतीय कपड़ा उद्योग था और भारतीय कपड़ा था, उसका दुनिया की जो बाजार थी, ग्लोबलाइजेशन तो नहीं था उस टाइम, लेकिन तब भी जो व्यापार होता था दूसरे देशों से, वो किस प्रकार का था, वो इसमें है, इस चैप्टर में। इस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि देखो, एक टाइम ऐसा था कि इंडियन टेक्सटाइल जो था वो अपने चरम सीमा पे था। बहुत ही टॉप की लेवल का बनता था हमारे देश में कपड़ा। उसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती थी और उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं होती थी। बहुत ही कम लागत में बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला कपड़ा तैयार होता था इंडिया में। पूरा प्रोसेस इंडिया में होता था, बस उसको तैयार करके यूरोपियन मार्केट्स में बेचा जाता था, ठीक है। तो ये था इंडियन टेक्सटाइल। और वर्ल्ड मार्केट में उसकी डिमांड भी बहुत थी उस हिसाब से, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का था, प्राइस में भी ज़्यादा अफोर्डेबल था। ये नहीं था कि ज़्यादा महंगा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं था। कॉस्ट था उसका, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था कि प्राइस को वो इफेक्ट करे कुछ, ठीक है। वो इक्वल चलता रहता था अपना पैरेलल। और वर्ल्ड मार्केट में ना धीरे धीरे भारतीय कपड़े का वर्चस्व बढ़ता गया। जैसे अमेरिका में, अफ्रीका में, फिर आपका यूरोपियन मार्केट्स में, जितने भी ये कंट्रीज हैं बड़े बड़े, यहाँ पर भारतीय कपड़े का एक बार बहुत ही ज़्यादा डिमांड था। क्यों? क्योंकि क्वालिटी बढ़िया थी और कपड़ा बहुत ही नपे तुले दाम में मिल जाता था। ऐसा नहीं था कि यार बहुत महंगा है, बहुत सस्ता है, नहीं, अफोर्डेबल प्राइस है, ठीक है, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, खरीद सकते हो जिस दाम में। तो इसी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्रीज। ये जो है वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री की, जो शब्द होते हैं वो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, कि शब्दों से हम पता लगा सकते हैं यार इतिहास में क्या हुआ, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही शब्द हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज, ठीक है। तो वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज में क्या है कि एक ऐसा टाइम था हमारे इतिहास का, हमारे भारतीय इतिहास का, कि जो यहाँ पर जो कपड़ा निर्मित होता था ना, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। और कौन से देश में इंपोर्ट किया जाता था? वो देश था अरब में, इराक। आज के टाइम में जो हम इराक बोलते हैं ना, इराक, वहां पर वहीं के आसपास का एक देश है अरब, वहां पर यहाँ से इंपोर्ट किया जाता था कपड़ा, इंडियन टेक्सटाइल। ये एक टाइम था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ, उनका आना हुआ, उन्होंने क्या किया, ये जो पूरा आयात निर्यात का प्रोसेस चलता था ना, उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में क्या था कि उन्होंने कपड़ा, जितने भी प्रशासनिक खर्चे थे उन्होंने अपने अंडर कर लिए थे, कि वो अपना व्यापार भी चलाएं और अपने जो निजी खर्चे हैं वो भी निकालें, ठीक है। इंडिया के प्रशासन में वो इन्वॉल्व हो गए थे इस तरीके से, ठीक है। तो वैसे ही था वो वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्री। तो उन्होंने व्यापार अपने साथ कर लिया। अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो प्रोसेस था वो अरब से ना होकर अब हो रहा था ब्रिटेन से, इंडिया एंड ब्रिटेन। जैसे इंडिया का टेक्सटाइल है, भारतीय कपड़ा है, उसको कहाँ भेजा जा रहा है? ब्रिटेन में,
और फिर ब्रिटेन में उसको बेचा जा रहा है मार्केट्स में, और उससे बहुत मुनाफा कमा रहे हैं वो। लेकिन वो मुनाफा ना कंपनी ले रही है। यहाँ आके कपड़ा उद्योग के जो मालिक हैं या फिर जो वर्कर्स हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा। वो कौन खा रहा है बीच में? जो बिचौलिए बैठे हैं, बिचौलिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, वो खा रहे थे सारा पैसा। ठीक है, ये आपको समझना है। और जब तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी तो आप बोलते हैं ना कि यार चैप्टर ही नहीं समझ में आया तो क्या लिखें, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो चैप्टर पहले समझ लो क्या चीज चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स। अब देखो, भारतीय जो कपड़ा उद्योग था वो धीरे धीरे उसके कपड़े की इतनी डिमांड बढ़ गई कि वो यूरोपियन मार्केट में भी चला गया। वहां पर उसकी बिक्री, सेल परचेज का प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, जो मार्केट में एक नॉर्मल मार्केट में भी चलता है। तो इससे क्या हुआ, यूरोप में ना भारतीय कपड़े से कंपटीशन बढ़ने लग गया धीरे धीरे। क्या बढ़ने लग गया? कंपटीशन। अब कंपीट कौन कर रहा है? अब जैसे यहां से कपड़ा बन के जा रहा है ब्रिटेन में, ठीक है, वहां पर ब्रिटेन में कपड़ा बेचा जा रहा है भारतीय कपड़ा, और वहां के जो लोकल जो कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, मतलब जो टेक्सटाइल में, ब्रिटेन टेक्सटाइल में जो काम करने वाले, वो ना इस बात का विरोध कर रहे थे कि देखो डिमांड किसकी है? इंडियन टेक्सटाइल की। उनकी सेलिंग सही होती है, उनको इनकम भी सही मिलती है। लेकिन जो ब्रिटेन के जो मूल लोग हैं, वहां के रहने वाले लोग हैं, उनका जो कपड़ा होता है वो ना तो खरीदा जाता है बाजार में, ना बेचा जाता है, उसकी कोई खरीद बिक्री नहीं होती। और इस वजह से जो उसको बनाने वाले हैं वो दिन प्रतिदिन बेरोजगार की, मतलब भुखमरी की कगार पे। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट से कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि आप कुछ ऐसा बंदोबस्त करो जिससे कि ये जो भारतीय कपड़े का जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना, इसका जो मांग बढ़ते जा रही है, उसकी बजाय हमारे कपड़े की मांग बढ़े। ठीक है, तो इसी को लेकर एक लॉ पास भी हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की संसद ने पास किया। ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो ये इंडियन टेक्सटाइल है, इंडियन टेक्सटाइल पे ना धीरे धीरे टैक्स बढ़ा दिया गया। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ठीक है, कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो इस वजह से, तो दोस्तों ये 1680 के करीब की बात है, मार्कर थोड़ा ढंग से नहीं चल रहा है, लेकिन 1680 की बात है ये। तब ना ब्रिटेन में जो वहां के जो लोकल लोग थे, उनमें ना इंडियन प्रिंटेड टेक्सटाइल का बहुत ही क्रेज बढ़ गया था। क्रेज मतलब उसकी, मतलब बोलते नहीं, किसी चीज, कोई नई चीज मार्केट में आती है तो लोग उसको बहुत पसंद करते हैं कि यार बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। जैसे मैंने एक टी शर्ट ली, मुझे अच्छी, मतलब मैंने पहनी, मेरे दोस्त को अच्छी लगी तो उसने भी खरीद ली ऐसी, तो वो क्रेज होता है। तो वही चीज इधर भी चल रहा था इंडियन प्रिंटेड टेक्सटाइल का, कि भारत में ना कुछ ऐसे कपड़े बनने लग गए जिसपे प्रिंटिंग होती थी। प्रिंट मतलब जैसे मान लो कोई भी चेहरा प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट वाले ना लोग और पसंद करने लगे, अरे अच्छा लग रहा है तो मैं भी ऐसा लूंगा। वैसे वहां के लोकल लोगों में ऐसी दिलचस्पी बढ़ गई भारतीय कपड़े को लेकर, तो इससे डिमांड और इंक्रीज हो गई। और 1730 में, कब? 1730 में जाके भारतीय कपड़े को 5,89,000 कपड़े बनाने का ऑर्डर मिला भारतीय कपड़े उद्योग को। ठीक है, तो इससे सोचो कि कितनी डिमांड, इससे आप ये अंदाजा लगाओ कि डिमांड कितनी ज्यादा थी। और साथ में ना वहां की जो क्वीन थी, रानी जो थी, ब्रिटेन की जो रानी थी, वो भी इंडियन टेक्सटाइल के ही, मतलब जो फैब्रिक होता है ना भारतीय, मतलब फैब्रिक समझते हो, जो भारतीय रेशम बोलते हैं ना, रेशा, जिससे कपड़ा स्टार्ट हो, मतलब स्टार्टिंग जो होता है उसका बनने का प्रोसेस, तो वो चीज ना कहाँ का था? भारत का था। और उसको यूज कौन करती थी? ब्रिटेन की क्वीन यूज करती थी, अपने जो कपड़े पहनते थे वो उसमें। तो ये था आपका इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स। ठीक है, अब देखो इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स में ना एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि धीरे धीरे लोगों में, जो वहां के ब्रिटेन के जो लोग थे, उनमें ना एक असंतोष बढ़ता जा रहा था। नहीं, अब तो कोई लॉ बनना चाहिए जिससे इनके जो इंडियन टेक्सटाइल है ना, इस पर थोड़ी रोक लग सके, लोगों को पता चल सके कि हमारे यहाँ जो बनते हैं वो भी बढ़िया कपड़े हैं, ऐसा नहीं है कि वो खराब है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश की जो संसद थी, वहां का जो पार्लियामेंट था, उसने एक लॉ पास किया कि कोई भी नया कपड़ा, जैसे नया कपड़ा या फिर कपड़ा उद्योग, कोई भी न्यू इंडस्ट्री है, उसको यहाँ तो पहले लाइसेंसिंग का प्रोसेस नहीं था, लेकिन लाइसेंस का प्रोसेस बाद में कर दिया गया। ठीक है,
और इसी वजह से धीरे धीरे जो इंडियन टेक्सटाइल थे, जो बिल्कुल छोटे लेवल पे जो थे लोग, भारतीय जो लोग थे, उनकी जो कपड़े बनाने की जो शैली थी वो धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। और ब्रिटेन के जो लोग थे वो धीरे धीरे अपने टेक्सटाइल को इंक्रीज करने लगे, उसकी डिमांड भी इंक्रीज होने लगी। आगे बढ़, अब देखो इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, इसमें एक और चीज है, वो है इंडियन डिजाइन्स के बारे में। अब देखो धीरे धीरे जब वहाँ के जो ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, वो जब इंडियन टेक्सटाइल से compete नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या किया, इमिटेट करना शुरू कर दिया। इमिटेट का क्या मतलब होता है, नकल करना। जैसे भारतीय कपड़ों की ना, अब वो देखते थे ये बनाते कैसे हैं, इनकी नकल कर लो, ये बनाते किस तरीके से हैं, उनकी नकल करो, अपने कपड़ों भी वैसे ही बनाओ और फिर मार्केट में बेचो। फिर बोलो कि नहीं, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हमने भी अपने आप को ग्रोथ कर लिया है, ठीक है, अपग्रेड कर लिया है। लेकिन ये अपग्रेडेशन नहीं था, ये नकल थी। भारतीय कपड़े को, मतलब जो भारतीय मूल का कपड़ा था उसकी नकल उतारते थे ब्रिटेन में खुद, मतलब उसकी नकल उतार के उसको बनाने की कोशिश करते थे और फिर उसको मार्केट में बेचते थे, ठीक है। ये उनका प्रोसेस था पूरा। उसके बाद क्या है, कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड टू अ टेक्नोलॉजिकल क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब देखो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का क्या मतलब हुआ, पहले लोग हाथ से ही जो सारी चीजें होती थी वो लोग अपने हाथ से ही करते थे, कपड़ा बुनना, कटाई करना, बुनाई करना, फिर उसको और भी कई सारी चीजें होती है, वो सारी जो प्रोसेस होते थे वो सब चीजें हाथ से होती थी। लेकिन 1764 में जो ब्रिटेन के एक, मान लो आप एक कपड़ा उद्योग तो नहीं, लेकिन वो साइंटिस्ट हैं, जॉन के नाम था उनका, उन्होंने 1764 में किसका इनोवेशन किया था, स्पिनिंग जेनी मशीन का, जिससे जो कताई का काम होता था, कपड़े की कताई का, वो काम बहुत ही ईजी हो गया। अब वो मशीन करती थी, पहले वो काम लोग करते थे, कुछ लोग करते थे, वो काम अब मशीन का हो गया, अब मशीन करने लगे, ठीक है। उससे टाइम भी बचता था और कॉस्टिंग भी उसकी ज्यादा नहीं आती थी, ठीक है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, और साथ में क्या था, इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स। हाँ, तो ये तो आपका खत्म होता है। अब है हु वर द वीवर्स, रोक रखा है क्या वीडियो में? अब है हु वर द वीवर्स का मैंने मतलब बताया था बुनकर। अब देखो ये बुनकर कौन थे, बुनकरों का ना पहले कम्युनिटी होती थी। कम्युनिटी मतलब समुदाय होता था, जो मतलब एक बोलते नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी काम होता है, कि पिताजी भी यही काम करते थे, दादाजी भी यही काम करते थे, अब पीढ़ी के हिसाब से मुझे भी यही काम करना है। तो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी का प्रोसेस था। तो ये कम्युनिटी थी जो बुनकर, वीवर्स का काम करते थे, वीव करते थे, वॉव करते थे, कपड़े को बुनते थे, ठीक है। तो ये कम्युनिटी थी इंडिया में, और ये कम्युनिटी हर स्टेट में अलग अलग थी, जैसे जुलाहा और तांती, कई तरह के नाम आप बुक्स में पढ़ोगे, तांती है, फिर जुलाहा है, पटना, कासिम बाजार, कानपुर, जहां जहां मतलब जितने भी लोकल प्रोविंसेस थे, लोकल जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थे, हर जगह ये समुदाय रहता था और ये अपना काम करते थे। इसी से इनका जो आजीविका थी, लाइवलीहुड जिसे हम कहते हैं, लाइवलीहुड, जीविका, वो इसी से चलती थी, ठीक है, वीविंग से। आगे बढ़ते हैं, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब देखो धीरे धीरे ना इंडियन टेक्सटाइल की ना मांग घटने लग गई। एक टाइम ऐसा था जो मांग बहुत बढ़ी हुई थी, पूरा ही नहीं कर पा रहे थे, इतनी डिमांड थी इंडियन टेक्सटाइल की, इतनी ज्यादा डिमांड थी एक टाइम में कि पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जो मांग थी वो बिल्कुल घट गई। वो घट क्यों गई, वो रीजन बताता हूँ, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। कहाँ पे, यूरोप में भी, कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में हो गया था। तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से अब उनको पूरा प्रोसेस पता था कि हमें कैसे कपड़ा तैयार करना है, एक मतलब एक नॉर्मल धागे से हमें कपड़े तक कैसे पहुंचना है, वो पूरा प्रोसेस उनको पता था। तो इस वजह से ना उन्होंने क्या किया, इस तरीके को कॉपी कर लिया और इसको और आगे बढ़ाया। दोस्तों, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, ठीक है, मांग घट जाना भारतीय कपड़े का,
ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल मतलब भारतीय कपड़ा। तो वो मांग क्यों कम हो गई? पहले जो मांग बहुत थी, अब वो मांग धीरे धीरे कम क्यों हो गई? उसका रीज़न है, पहला रीज़न था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ था? इंग्लैंड में। भारत में ऐसा कुछ नहीं था, अभी भी वही पुरानी चीज़ें, हाथ से बने हुए कपड़े बना रहे थे लोग, लेकिन इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। तो उससे ना उनकी जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ थी वो बहुत ही डेवलप हो गई थी इन कंपैरिजन इंडिया में उतना नहीं था। तो इस वजह से इंडिया थोड़ा पीछे रह गया, और उन्होंने अपने जो भी ब्रिटेन के जो कपड़ा उद्योग थे उन्होंने और भी उसको डेवलप कर दिया, कपड़े अच्छी क्वालिटी के बनाने शुरू कर दिए। तो उससे ना भारतीय कपड़े का कंपटीशन जब हुआ तो उसमें थोड़ा भारतीय कपड़ा पीछे रह गया। ठीक है, पहला रीज़न तो यह। दूसरा है कि टैक्स बढ़ा दिया गया। टैक्स बढ़ा दिया गया कि यहाँ से जो कपड़ा जाता था, पहले जो जाता था उसमें उतना टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन जब पार्लियामेंट में, मैंने बताया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रूल पास हुआ था जिसके अकॉर्डिंग जो भी अब इंडियन टेक्सटाइल उद्योग है उनको उनके जो लाइसेंसिंग का प्रोसेस है और साथ में टैक्स को भी इंक्रीज कर दिया गया है। तो टैक्स जब इंक्रीज हो गया तो जो वहाँ इंडिया के जो मतलब बिल्कुल छोटे हथकरघा उद्योग हैं वो उस टैक्स को नहीं पे कर सकते थे, इसलिए वो मतलब वो अपने सामान को भी वहाँ भेज नहीं पाते थे, और कंपटीशन तो कोई कहीं से भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात थी। आगे बढ़ते हैं। कॉटन मिल्स कम्स अप। कॉटन मिल्स कम अप मतलब है कि जो सूती वस्त्र के जो मिल थे वो दोबारा भारत में आने लग गए, मतलब दोबारा भारत में उसको एस्टेब्लिश होने लग गए, प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ। ठीक है, वो कब हुआ? 1861 में अहमदाबाद में खुला एक सूती वस्त्र उद्योग, और फिर कानपुर में, फिर आपका बॉम्बे में, कई जगहों पे जो बड़े बड़े उस टाइम के जो महानगर थे ना वहाँ पर खुले। ठीक है, उससे क्या हुआ कि लोगों को जो रोजगार छिन गए थे, अब देखो इसमें लोग भी काम करने आए। लोग कहाँ से आए? जब पहले हथकरघा उद्योग था, वो हथकरघा उद्योग बंद हो गया तो लोग कहाँ चले गए अपने आजीविका के लिए? लोग चले गए खेती की तरफ, और लेबरर्स माइंस में काम करने चले, खनन उद्योग, वो जो गड्ढे उड्ढों में मिट्टी निकालने का काम, वो सब चीज़ें थे। तो ये सब उस टाइम के रोजगार में बता रहा हूँ, ये सब रोजगार था। तो कॉटन मिल्स कम आप दोबारा आए कॉटन मिल्स, और इसमें ना बड़े बड़े जो गुजरात के और आपके जो पारसी मतलब पारसी भी एक समुदाय होता है, इंडिया में रहता है, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। पता नहीं होगा तो आप पता करना, मैं हम बता नहीं सकता इस बीच में, वो अलग चीज़ है वो। तो पारसी और गुजरात के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने इसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, किसमें? सूती कपड़ा उद्योग को एस्टैब्लिश करने में। ठीक है, उनका पैसा लगा, और साथ में लोगों को रोजगार मिला। जो लोग चले गए थे, जो माइग्रेट हो गए थे एग्रीकल्चरल की तरफ, कृषि की तरफ, माइंस की ओर रोजगार को ढूंढते हुए, तो वो लोग वापस आने लग गए हैंडलूम उद्योग की तरफ। लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी विकसित थी, इंग्लैंड से थोड़ा उन्होंने मतलब हेल्प ली, और फिर यहाँ पर भी उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। अब जो है ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, ये है द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में आपको पता होगा, मैंने आपको चैप्टर आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में बताया था टीपू सुल्तान के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि टीपू सुल्तान मैसूर का एक शासक था। टीपू सुल्तान के फेमस होने के पीछे बात यह है कि उसके पास एक तलवार थी। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। ठीक है, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, और वो तलवार इतनी फेमस थी उसकी कि आज भी उसको मतलब एक बोलते नहीं है कि विश्व प्रसिद्ध चीज़, जैसे ताजमहल है उसको देखते हैं लोग, तो वैसे ही वो भी चीज़ है, वो भी म्यूजियम में रखा हुआ है, उसको भी देखने आते हैं लोग कि ये भी एक टीपू सुल्तान की तलवार थी जिससे वो युद्ध करता था। ठीक है, तो उस तलवार की खासियत क्या थी? खासियत थी कि उसमें जो स्टील लगा था ना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टील था, हाई कार्बन स्टील था। ठीक है, हाई कार्बन स्टील था, उसका जो कार्बन रेटिंग था वो भी बहुत ही बढ़िया था, और उसको बनाने वाले जो कारीगर थे वो भी बहुत ही कुशल थे। ठीक है, उस वजह से इसको बहुत ही बेस्ट माना जाता है इस तलवार को। और इसमें जो मेटल यूज हुआ था, स्टील का मेटल, इस्पात, हिंदी में बोले तो इस्पात, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज हुआ था। और इस स्टील को खास तौर पे कहा जाता है वुड्स स्टील। क्या कहा जाता है? वुड्स स्टील। ठीक है, ये वुड्स स्टील का मतलब ही है कि जो इसमें स्टील यूज हुई उसे वुड्स स्टील कहते हैं। अबंडेंट फर्नेसेस इन विलेजेस। ठीक है, अबंडेंट फर्नेसेस इन विलेजेस, मैं आपको
दोस्तों अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है अबेंडेंट फर्नेसेस इन इंडिया, इन विलेजेस, सॉरी इन विलेजेस, ठीक है। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, भट्टी मतलब जहाँ लोहे की भट्टी होती है, जहाँ लोहे को तपाया जाता है, उसके आकार को बदला जाता है, वो भट्टी होती है, आग की भट्टी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो अबेंडेंट फर्नेसेस इन विलेजेस, गाँव में जो एक काम होता था फर्नेस का, मतलब भट्टियों का, लोहे की भट्टियां जो थी उसको अबेंडेंट कर दिया गया। अबेंडेंट का मतलब होता है, अबेंडेंट का मतलब क्या होता है, अबेंडेंट का मतलब होता है रद्द करना। क्या मतलब होता है, रद्द करना, किसी भी चीज को रद्द करना, ठीक है, ठीक है, रद्द करना मतलब उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना, उसको रोक देना। तो अबेंडेंट विलेज फर्नेसेस इन विलेजेस, देखो ये रुका क्यों, इसके पीछे वजह ये थी कि वुड से स्टील की ना डिमांड बढ़ रही थी, वुड से स्टील की डिमांड बढ़ रही थी। वुड से स्टील वही स्टील है जो टीपू सुल्तान की तलवार को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में जो यूज हुआ था, ठीक है, वो वाला वुड से स्टील है। तो वैसे ही अबेंडेंट फर्नेसेस इन इंडिया, इंडिया में जो स्टील था ना या फिर जो आयरन था वो उस क्वालिटी का नहीं था, वो बस इस क्वालिटी का था कि उससे मान लो हथौड़ा बना लिया, जो टूल्स होते हैं हमारे औजार वगैरह, छोटे छोटे औजार की हथौड़ा, कील, पिलास, पेचकस, जो भी हम बिल्कुल छोटे मोटे, जो घर के छोटे मोटे इलेक्ट्रिसिटी के काम करने में हम यूज करते हैं, वो सब चीजें बना ली वहां पे। लेकिन वो वुड से स्टील को निर्मित नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, वुड से स्टील को नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से जो ये अबेंडन कर दिया गया, इनको रोक दिया गया 19वीं शताब्दी तक आते आते। अच्छा, मैंने आपको चैप्टर 4 में बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लॉ बनाया था एक, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब से जो आदिवासी, जो ट्राइबल पीपल हैं, वो अब इधर नहीं रह सकते, उनको या तो अपनी जगह रिप्लेस करनी पड़ेगी, दूसरी जगह माइग्रेट होना पड़ेगा, और बिना परमिशन के, बिना के गवर्नमेंट परमिशन के वो किसी भी फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक वजह थी। वजह कैसे थी कि ये जो फर्नेसेस थे, इनको चलाने, इनमें जो चारकोल यूज होता था, वो चारकोल लकड़ी से मिलता है, ठीक है। अब वो लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगलों में जाते थे, लेकिन जंगलों में जाते थे तो उतनी अच्छी क्वालिटी का, या फिर अब देखो लॉ बना हुआ है तो बिना पूछे जा नहीं सकते, इसलिए वो ना छुप के जाते थे रात के टाइम, जब वहां पर कोई देख रेख का कोई व्यक्ति ना हो, तब वो जाते थे और चुपके से लकड़ियां उकड़ियां काट के और लेकर आ जाते थे, और फिर उससे चारकोल बनाते थे, ठीक है। लेकिन ये काम ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका, और आखिरकार उनको ये रोकना पड़ा और ये काम बंद हो गया। और ये मैं बता दूं, ये चलता था बिहार और सेंट्रल इंडिया में, बिहार और मध्य भारत, यानी कि मध्य प्रदेश, मान लो मध्य प्रदेश, यूपी का जो एरिया है, वहां पर इसका काम होता था। फिर आपका आता है आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इंडिया। अब जो आयरन और स्टील फैक्ट्रीज थी वो धीरे धीरे इंडिया में आने लग गई, ठीक है, धीरे धीरे। 1904 के लगभग की बात है, कब की, 1904 के लगभग की। इसमें ना एक छोटी सी स्टोरी है, जमशेदजी टाटा और एक ब्रिटिश अमेरिकन जियोलॉजिस्ट के बारे में, उनका नाम मुझे शायद लगभग याद नहीं है, लेकिन वो दोनों ना छत्तीसगढ़ के एक गांव में जाते हैं, और वहां पर ना वो आयरन और की तलाश करते हैं। और का मतलब समझते हो, ORE, ये OR वाला और नहीं है, ये ORE है। क्या है, ORE, ORE, ORE का मतलब होता है अयस्क, क्या बोलते हैं इसे, अयस्क। ये ना हर एक मेटल का ना एक और होता है, तो वैसे ही आयरन, जो आयरन भी एक मेटल है, ठीक है, तो उस मेटल का भी और है, उसे अयस्क, अयस्क हिंदी में कह रहा हूं मैं, अयस्क, तो उसका भी और होता है। तो उसको ना ढूंढने के लिए वो छत्तीसगढ़ के जंगलों के साइड गए थे। ये एक स्टोरी है, ये आपको रीड करनी है, पूरी स्टोरी टॉपिक में है, पूरी स्टोरी दे रखी है। और जब वो घूमते रहे 1 महीने बीत गए। 1 महीना घूमने के बाद उन्होंने देखा कि यार हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, हम जो चीज़ यहाँ ढूंढने आए थे हमें नहीं मिला, तो अब हमें वापस चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो वापस नहीं हुए, उन्होंने और सर्च किया, वहाँ पे सर्च किया, उनको आखिरकार फाइंड हुआ, मिला वो भी पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पर आज का वहाँ पर एक झारखंड का जो इलाका है, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड का मेनली, वहाँ पर जमशेदपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने उसको फाइंड किया, और वहाँ पर उन्होंने एक प्लांट लगाया, स्टील प्लांट, जिसको आज हम टिस्को के नाम से जानते हैं। टिस्को एक कंपनी है बहुत बड़ी, टाटा ग्रुप की कंपनी है टिस्को। तो वो कंपनी उन्होंने वहां पर एस्टेब्लिश की, ठीक है। और एस्टेब्लिश करने का पर्पस यही था कि वहां पर बहुत ही
ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में उन्होंने उस लौह अयस्क को ढूंढ लिया था, फाइंड कर लिया था। उनको पता था यहाँ खनन, अगर यहाँ माइंस अगर हम लगाते हैं तो हमें बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलेंगे, लौह अयस्क मिलेंगे, आयरन और मिलेंगे, आयरन और, ठीक है, लौह अयस्क। और उससे वो टिस्को प्लांट चलने लग गया, इंक्रीज हुआ, बढ़ा, धीरे धीरे यूरोपियन मार्केट से उनका लेन देन हुआ, यहाँ से वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस था वो फिर से चालू हुआ, और आखिरकार ये जो टिस्को का जो इतिहास, जो हम आज के टाइम में टिस्को जो कंपनी है उसका हिस्ट्री यही है कि इसी तरीके से वो स्टार्ट हुई। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट रह गया हो, कुछ भी डाउट रह गया हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उसका रिप्लाई दूंगा। और हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं फिर।